चलो बेटा शुरू करते हैं, एकदम फ्रेश लेक्चर है, नया टॉपिक है कि प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का यूज़ करके गॉस लॉ हमें निकालना है। कूलम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखो गाउस का नियम हमने पढ़ा है, क्या है, फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमको प्रूव करना है, बैठ गया, ये प्रूव करना है, लेकिन यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या, अब आप फोर्स लगाओगे कि सर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, नहीं ये काम नहीं करना है, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है कि Q अपॉन आर स्क्वायर। क्यू को छोटा ले बड़ा ले सकता है, कोई फ़र्क नहीं है। क्यों लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ भी, वेरी गुड, पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बहुत ही ईजी टॉपिक है, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने एक गोला लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया और निकल गया। एग्री, गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इसके लंबवत परपेंडिकुलर क्षेत्रफल सदिश होगा, कहाँ चला जाएगा, इधर ही चला जाएगा, एस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अगर आएगा, ऐसे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो एस भी इस दिशा में चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो क्षेत्रफल भी इस दिशा में चला जाएगा। यानी देखो तुम लोग क्या समझो इस चीज़ से कि जिस दिशा में ई है, विद्युत क्षेत्र है, उस दिशा में ही क्षेत्रफल सदिश जा रहा है अपना, बैठा, उस दिशा में क्षेत्रफल सदिश जा रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। बैठ गया यहाँ तक। तो ई और एस के बीच में कोण कितना बना, थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पे भी थीटा बराबर 0 डिग्री, कहीं घूम जाओ थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। बोलो कोई प्रॉब्लम। और ये सब क्या हो गई, रेडियस ही तो है। ये देखो, ये यहाँ से निकल रही है ये रेडियस, ये यहाँ से सेंटर से निकल रही है रेडियस, ये यहाँ सेंटर से निकल रही है ये रेडियस, ये सेंटर से निकल रही है रेडियस, और जो भी सेंटर से निकल रहा है रेडियस। यहाँ तक तो बैठ गया। चलो इसका फॉर्मूला लिख के देखते हैं। फाई बराबर, पढ़ा होगा तुमने, ई डॉट एस और उसका इंटीग्रल, और ये क्या है, क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि हमने क्लोज सरफेस लिए, एक बंद पृष्ठ लिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कोई छोटा सा टुकड़ा लेंगे, यहाँ से ये काट लिया, इसका एरिया कितना है, छोटा सा होगा, कितना होगा, ds। वेरी गुड। तो इधर भी क्या निकलेगा हमारा, d फाई निकलेगा। ई डॉट एस, सॉरी ds। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस छोटे रूप में लिखा है, क्योंकि फ्लक्स भी थोड़ा छोटा ही आएगा जब हमने एरिया छोटा लिया है तो। गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ds cos थीटा ले लो। बोलो यहाँ भी कोई दिक्कत है, वेक्टर हटा दिया, जब डॉट प्रोडक्ट है, बिंदु गुणनफल है, तो cos थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुड। डी फाई इक्वल्स टू, थीटा कितना है, हर जगह 0 डिग्री आ रहा है, बैठ गया, परपेंडिकुलर। ये मैंने गोला लिया है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, उधर, इस दिशा में होगा। ई और एस दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन सर्फ प्लेन जो है, समतल जो है, उसके लंबवत होने चाहिए। 3 चीज़ें बताई थी मैंने पढ़ाते टाइम कि 3 चीज़ें होती हैं, भूल जाओगे कहीं। ई और एस के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि ई भी इधर जा रहा है, एस भी इधर जा रहा है। ये जो समतल है, इससे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इससे ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, बैठ गया। तो थीटा 0 ले लेंगे, कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ पुट कर देंगे। डी फाई, ई बार ले लेते हैं, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। ये डी एस और ये कॉस थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सारे जोड़ लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन लगा दो इधर भी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डी फाई भी छोटे छोटे निकलेंगे, उनको जोड़ेंगे। ई और इसका क्या आ जाएगा, एस, छोटे छोटे जोड़े तो पता चला हमें एक ही मिल गया, वो क्या मिला, एस है। ये एस क्या है, क्षेत्रफल। एस इक्वल्स टू गोले का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्फीयर, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गुड, पुट कर दो यहाँ पे। फाई इक्वल्स टू जो वैल्यू मिली है, ई की वैल्यू कितनी है,
के को क्या लिखते हैं 1/4πε0, ये वाला के को k इक्वल्स टू 1/4πε0। बोल दिक्कत है कोई नहीं, मैंने लिख दिया इधर। क्यू है अपॉन r² है, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है एरिया 4πr²। तो देखो हम धीरे धीरे उस फॉर्मूले पे पहुंच रहे हैं। कैसे 4π से 4π को मार दिया हमने, r² से r² मर गया, क्यू बचा हुआ है, एप्सिलॉन बचा हुआ है, तो फाई हमारा कितना आ गया, फाई इक्वल्स टू q अपॉन ε0। और ये q कौन सा है ढंग से समझना। अब बोलोगे वहाँ समेशन आ रहा है, ये वाला यहाँ नहीं आ रहा। मैंने क्या लिया है, गोला लिया है। गोले के अंदर कितने थे आवेश, चार्ज कितने थे, जितने भी हों इस परिबद्ध, इस एनक्लोज के अंदर जितने भी हों सारे आ जाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, क्यू इन। अगर इन नहीं लिखना चाहो तो एनक्लोज्ड लिख देना, एनक्लोज नहीं लिखना चाहो परिबद्ध लिख देना, हिंदी वाले। बोलो अब तो समझ में आ गया, क्यू इन आ गया कि जितने भी क्यू हैं इनके अंदर, इस गोले के अंदर, वो सारे आ गए इसके अंदर। समेशन क्यू अपॉन ε0, ये आ गया तुम्हारा गॉस का नियम। ये गॉस लॉ था। इसको प्रूव कैसे किया, इसीलिए अब हम इसको क्या लिखते हैं ढंग से देखो, आगे इसको पूरा कैसे लिखते हैं कि फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। लिखना तो यहाँ पे डी फाई चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में चलता रहता है, क्योंकि जब डी एस ले रहे हैं तो फ्लक्स भी छोटा सा आएगा, एरिया छोटा सेलेक्ट किया है तो ठीक है। इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन ε0। ये पूरा इसलिए लिख देते हैं। तो तुम सोचते हो कि ये दो क्या लिखा हुआ है, इससे यहाँ पे पहुँच गए, बैठ गए। अब देखो ढंग से समझना, इस गोले की कोई त्रिज्या होगी, स्फीयर की कोई रेडियस होती है, कहीं आर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ नहीं आ रहा आर, फॉर्मूले फाइनल फॉर्मूले में आर आ रहा है, आर त्रिज्या नहीं आ रही। इसका मतलब गोले को तुम छोटा लो बड़ा लो, इसकी त्रिज्या मान लो आर थी, मैं छोटा गोला ले लेता, ये लो इसका जस्ट आधा ले लेता, और इसकी त्रिज्या मैं बोल देता r/2 है, r/2 त्रिज्या वाला गोला लिया मैंने, तो आर तो कहीं आ ही नहीं रहा। छोटा ले लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और गोले को और छोटा कर दिया मैंने, ये इतना सा कर दिया गोले को, इसकी त्रिज्या मैंने बोल दिया r/4 है इसका, तो आर तो कहीं आ ही नहीं रहा। इसका मतलब हम ये समझ में आया कि पहले से समझ लिए, और अब यहाँ पे मैथमेटिकल प्रूव्ड हो गया कि त्रिज्या पर तो निर्भर ही नहीं करता। यानी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब त्रिज्या किस पर निर्भर कर रही है, आकार पे। त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक है ना, शेप बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम पहले यही कहते हुए आए हैं कि शेप से गॉस लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कोई भी चुनो, चाहे घन लो, घनाभ लो, क्यूबॉइड लो, बेलन लो, शंकु लो, सिलेंडर लो, कोन लो, तुम्हारी मर्जी हो तुम ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ऐसी चीज़ ही नहीं आई कि ना तो एरिया आया, ना रेडियस आई, ना डिस्टेंस आई, सिर्फ कौन आया, क्यू आया। इसका मतलब तुम जो भी शेप लोगे उसमें ये ध्यान रखना कि उसके अंदर क्यू टोटल कितना आ रहा है, उसके अंदर टोटल क्यू कितने आ रहे हैं, बस इस शेप के अंदर आना मांगता। हमें बस सिर्फ इसी से मतलब है कि हमने जो चुना है पृष्ठ, उसके अंदर कितने क्यू आ रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। बाहर अगर कोई क्यू है तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं। तो इसका हिसाब से आगे ये पता चला कि स्फीयर में जब इतना फ्लक्स निकल रहा है इस स्फीयर में, तो क्यूब और क्यूबॉइड में भी इतना फ्लक्स निकलेगा, बेलन सिलेंडर में भी इतना ही फ्लक्स निकलेगा, चाहे शेप इरेग्युलर क्यों ना हो, टेढ़ी मेढ़ी शेप क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शेप ले लो, इसका भी कोई सेंटर पॉइंट मैंने मान लिया ये, अब ना तो इसकी कोई रेडियस है, निकाल भी नहीं सकते, टेढ़ा मेढ़ा है, इरेगुलर शेप है। तो हमने यही कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लक्स शेप पर डिपेंड ही नहीं करता। आगे देखो, यानी कोई भी क्लोज सरफेस ले ली जाए, कोई भी क्लोज्ड सरफेस ले ली जाए, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स सिग्मा क्यू अपॉन ε0 ही होगा। इसीलिए इसे एनक्लोज्ड सरफेस कहते हैं, परिबद्ध कहते हैं। समझ में आया, परिबद्ध क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। ईजी सा था, कुछ भी नहीं था। ध्यान ये रखना था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करना है। ये कूलम ने जो हमें दिया है, अभी बोले कूलम से कहाँ से आया, कूलम तो बल निकाल रहा था ठीक है, तो ईजी सा है, एक आध बार ढंग से देखोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी लेक्चर पर। वेरी गुड।